सभी को जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत का भौतिक प्रदेश अपने नए अंदाज में। तो भारत का भौतिक प्रदेश को हम 6 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? सिंपली 6 भाग में भारत का भौतिक प्रदेश को बांटते हैं। सबसे पहला आ जाएगा आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश, फिर आ जाएगा आपका उत्तर का विशाल मैदान, फिर थार मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। 6 भागों में ये क्लियर है। अब चलते हैं कि भारत के क्षेत्रफल कितने परसेंट पर क्या क्या है। तो 10.6% पर इसका हो जाएगा पर्वत, 18.5% पर हो जाएगा इसका पहाड़, और 43.2% पर मैदान, और 27.7% पर पठार। अब बात आती है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई थी कैसे। तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई थी वो आपकी भू हलचल के कारण हुई थी, भू हलचल के कारण हुई थी। और इसमें प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अनुसार हुआ था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई थी हिमालय की उत्पत्ति। तो पूछेगा कि हिमालय की उत्पत्ति हुई थी कैसे। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब आती कि प्लेट प्लेट शब्द सबसे पहले यूज किसने किया था। ये शब्द प्रयोग ट्रेजो विल्सन द्वारा किया गया था। प्लेट शब्द सबसे पहले जो है ट्रेजो विल्सन ने किया था। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले ट्रेजो विल्सन ने किया था। और ये स्थल मंडल के त्रिमीमीय टुकड़े होते हैं। जैसे यहाँ से क्रस्ट हो जाएगी, मेंटल हो जाएगी, कोर हो जाएगी। तो क्रस्ट 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्रस्ट, 400 से 2900 तक मेंटल, और फिर कोर हो जाएगी। ये आपकी स्थल मंडल है। कौन सी? तो स्थल मंडल ये हो जाएगी। अब आती है कि इसमें औसत मोटाई की बात तो लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है, और इसमें क्रस्ट का ऊपरी व मेंटल को भी शामिल किया जाता है प्लेट में। अब बात करते हैं कि भारत का हम वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें आ जाएगी अभी कौन सी? ट्रांस हिमालय आ जाएगी, जिसको हम पार हिमालय भी कहते हैं और तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका महान हिमालय, तीसरा कहते हैं इसको मध्य या लघु हिमालय, और फिर हो जाएगी बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी, और पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल जो सेवन सिस्टर्स के तरफ है वो पूर्वांचल हिमालय हो जाएगी। तो महान हिमालय और बाह्य हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो अब समझते हैं कि ट्रांस हिमालय होता क्या है। ट्रांस हिमालय में 4 हो जाएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ट्रांस में कितने हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश और पीर पर मतलब कलेजा पार। कितना हो जाएगा? कलेजा पार। कलेजा पार इसका ट्रिक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऐसे पीर पंजाल ट्रांस में नहीं आती है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये मतलब कन्फर्म नहीं है। कोई कोई बुक में दिया हुआ है, कोई कोई बुक में नहीं दिया हुआ है। तो ये मेनली है कि काराकोरम है, लद्दाख है, ये फिक्स है। जास्कर और कैलाश है। कैलाश की बात करें तो कैलाश की अवस्थिति कहाँ पे हो जाएगी? तो ये तिब्बत में स्थित है भारत का ही, लेकिन वो तिब्बत में स्थित है। अब आते हैं कि सबसे उत्तर में और सबसे प्राचीन। तो काराकोरम की हम बात करेंगे, ये कहाँ है? तो सबसे उत्तर में स्थित है और सबसे प्राचीन है एवं मूरदार वलित पर्वत है। कृष्णगिरी भी कहते हैं इसे। काराकोरम को हम लोग कृष्णगिरी भी कहते हैं। इसे हम उच्च एशिया के रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम को हम कृष्णगिरी भी कहते हैं और उच्च एशिया के रीढ़ कहते हैं। अब बात इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो कौन सी? केटू, जिसकी केटू हो जाएगी। भारत काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम कौन सा रहेगा? केटू, जिसका 8611 मीटर हाइट हो जाएगा। कितना? 8611 मीटर उसका हाइट हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सी और चोटियां शामिल है? तो गेसर ब्रूम, ब्रॉड पीक और हिंडन पीक। गेसर ब्रूम गेसर ब्रूम चोटियां हो जाएगी आपकी, ब्रॉड पीक हो जाएगी और हिंडन पीक हो जाएगी। ये सभी चोटियां हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि सैंडल पीक और गद्दीदार चोटी, ये जो हो जाएगी ये उत्तरी अंडमान पे स्थित है। सैंडल पीक और गद्दीदार चोटी जो हो जाएगी आपकी उत्तरी अंडमान पे स्थित, जिसकी हाइट 738 मीटर हो जाएगी, और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार के भी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सैंडल पीक। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान का भी सर्वोच्च चोटी है और अंडमान और निकोबार का भी सर्वोच्च चोटी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान की भी सर्वोच्च चोटी है और अंडमान एंड निकोबार की भी सर्वोच्च चोटी है। अब बात आते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो हो जाएगी वो विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल का मैदान है। ये बात आपको पता होगी। और इसके लिए ना एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में भारतीय सेना के द्वारा, क्योंकि चाइना इस पर कब्जा किया हुआ था। तो इसको छुड़वाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984 में सियाचिन के लिए। अब आते कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन हो जाएगा। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछेगा तो वो कहाँ पे? अंटार्कटिका में हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? तो लैम्बर्ट ग्लेशियर।
विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहेगा तो लैम्बर्ट ग्लेशियर, लेकिन अगर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर कहेगा तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आपका सियाचिन ग्लेशियर। इस बात को ध्यान रखिएगा। काराकोरम में अन्य अन्य ग्लेशियर भी आते हैं, जैसे बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, ये सब काराकोरम में आते हैं। अब बात करते हैं कि काराकोरम में दो दर्रे हो जाएंगे, एक अघील हो जाएगा और एक काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम को विश्व का सर्वोच्च ऊंचा दर्रा कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है काराकोरम। तो विश्व का सर्वोच्च ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम। अघील को हम पीओके में स्थित है, अघील दर्रा जो है पीओके में स्थित है। अब बात करते हैं, ये दो दर्रे कंप्लीट हो गए। अब विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, तो अंटार्कटिका जो कि लैम्बर्ट ग्लेशियर है, और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर ग्लेशियर की बात करें तो काराकोरम, ये सियाचिन ग्लेशियर। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने काराकोरम तक देख लिया था। हम लोगों ने काराकोरम तक देख लिया था। अब लद्दाख को देखते हैं। तो लद्दाख की बात करें तो स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या जाएगा, खापाचान। लद्दाख को हम लोग स्थानीय भाषा में खापाचान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। लद्दाख को हम स्थानीय भाषा में खापाचान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब आते हैं कि लद्दाख पठारी क्षेत्र में शुष्क जलवायु दशाओं में विकास हुआ है। तो लद्दाख कौन से पठारी क्षेत्र में शुष्क जलवायु दशाओं में विकास हुआ है, और यह हिमालय की वृष्टि छाया, मतलब हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। वृष्टि छाया वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ना बारिश होगा ना कुछ, ना जहाँ पे उपजेगा वनली ही बंजर भूमि हो, उसी को वृष्टि छाया कहते हैं। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम लेगा, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम लेगा तो राकापोसी, जो कि कहाँ पे, लद्दाख में। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम राकापोसी है, जो कि लद्दाख में स्थित हो जाएगी। अब बात करेंगे कि खरदुंगला दर्रा कहाँ है। खरदुंगला दर्रा भी लद्दाख में है, जो कि लेह से सियाचिन को जोड़ता है। तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख में लेह को सियाचिन से जोड़ता है। खरदुंगला दर्रा कहाँ पे, लद्दाख में, जो कि लेह से सियाचिन को जोड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उमलिंगला दर्रा, जो कि पूर्वी लद्दाख में। उमलिंगला दर्रा की बात करें तो कहाँ पे, पूर्वी लद्दाख। उमलिंगला दर्रा की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में, और जो कि दामू चौक से कहाँ, चीसूमल को जोड़ता है, जो कि दामू चौक से आपको चीसूमल को जोड़ेगा। और विश्व का सर्वोच्च मोटर वाहन योग्य दर्रा है। विश्व का सर्वोच्च मोटर वाहन योग्य दर्रा का नाम लेगा तो उमलिंगला दर्रा हो जाएगा, जो कि आपको दामू चौक से चीसूमल को जोड़ता है। तो उमलिंगला दर्रा की बात करें तो दामू चौक से चीसूमल को जोड़ेगा, और विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा हो जाएगी। इस दर्रे से सड़क निर्माण, मतलब इस दर्रे से एक रोड निर्माण हो रहा है, जो कि बीआरओ द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग के तहत 19,300 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। उमलिंगला दर्रे में एक सड़क निर्माण हो रहा है, जो कि बीआरओ कर रहा है, एक संगठन है जो बीआरओ द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत 19,300 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। अब उमलिंगला दर्रे पर साइकिल से चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन हो जाएगी, जो 19,300 फीट साइकिल से चली है, तो सविता महतो। वो भी कहाँ की, तो बिहार की। साइकिल पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला सविता महतो, जो कि कहाँ की हो जाएगी, बिहार की हो जाएगी, जो उमलिंगला दर्रे पे 19,300 फीट साइकिल से चढ़ के गई है ऊपर। अब बात करते हैं कि जास्कर की। जास्कर श्रेणी में क्या क्या है, तो अत्यधिक उच्च संपीड़न बल के कारण जास्कर श्रेणी में महान हिमालय के साथ अभिश्रित हो गई है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी। तो बोलेगा कि लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी, तो सिंधु नदी। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी हो जाएगी। अब बात करेंगे कि फोटुला दर्रा कहाँ पे, तो ये भी जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा पड़ता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और लद्दाख श्रीनगर टू लेह जोड़ता है। तो फोटुला दर्रा भी लद्दाख में है, जो कि जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा पड़ता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख वाले क्षेत्र में है, और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अब आता है बरालाचला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि मनाली और लेह को जोड़ता है। तो बरालाचला दर्रा जो कि है जास्कर श्रेणी का ही दर्रा है, बरालाचला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये मनाली प्लस लेह को जोड़ता है। अब बात करते हैं कैलाश श्रेणी की बात करते हैं। तो कैलाश श्रेणी की अवस्थिति कहाँ पर हो जाएगी, तो ये लद्दाख का पूर्वी विस्तार हो जाएगा। कैलाश लद्दाख का पूर्वी विस्तार, भगवान शिव का घर हो जाएगा। दर आर्यन जनजाति यहीं पे पाया जाता है लद्दाख में। मैक्स मुलर ने आर्य को मध्य एशिया का निवासी माना। मैक्स मुलर ने जो है वो आर्य को मध्य एशिया का निवासी माना, और आर्यों का प्रवेश भारत में हिंदू कुश पर्वत से हुआ है। तो पूछेगा कि आर्यों का प्रवेश भारत में किस पर्वत से हुआ है, तो हिंदू कुश पर्वत से हुआ है।
हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से प्रवेश किया था तथा ये वैदिक सभ्यता को विकसित किया गया। तो हिंदू कुश पर्वत जो हो जाएगा ये खैबर दर्रे के पास पड़ता है। तो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे के से प्रवेश किया गया, वैदिक सभ्यता को विकसित किया गया है। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।